जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट के स्ट्रेंथ को मजबूत रखने के लिए और डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना है। और दोस्तों, इस खरीदारी के प्रोसेस को MRFA टेंडर या फिर कहे तो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर नाम दिया गया है। इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने कई तरीके के फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर तो आया है, लेकिन दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों के चर्चा में कई एक जगह में ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का चर्चा लगभग दब गया था। बीते कुछ सालों में इन चर्चाओं में ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का जिक्र कभी नहीं हुआ, पर फिर से अचानक ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का एंट्री होने के साथ साथ अब ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के भी आधुनिक वेरिएंट को सबसे ताकतवर दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से ही इस बार आशा किया जा रहा है कि ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को खाली लुभा नहीं सकेगा, बल्कि इस टेंडर में अन्य एयरक्राफ्टों को भी पछाड़ सकेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जो ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेके स्वीडन अचानक से इतना अधिक आशान्वित हो गया है, और ऐसा क्या ऑफर भारत के सामने रखा गया है जिसके कारण इंडियन एयरफोर्स ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ सकता है, और इन एयरक्राफ्टों का क्या प्रोडक्शन भारत में हो सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों को वन ऑफ द बेस्ट सिंगल इंजन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये छोटे आकार के होने के बावजूद बड़े बड़े एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सकता है। और दोस्तों, इसके आकार को देख के किसी को भी धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्टों में स्वीडन के द्वारा दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्वीडन की तरफ से इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के पीछे मेन मकसद है रशिया के फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनौती देना, खास करके रशिया के सुखोई Su-35 जैसे हैवीवेट फाइटर एयरक्राफ्ट। इवन दोस्तों, इन कारणों की वजह से स्वीडन के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को सुखोई 35 के सबसे बेहतरीन जवाब के रूप में भी देखा जाता है। वहीं पे दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को इसी तरीके से बनाया गया है बोल के इन एयरक्राफ्टों को जब इंडियन एयरफोर्स के सामने ऑफर के तहत रखा गया था, तब भी बताया गया था कि अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ग्राइफिन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो सुखोई 35, सुखोई 30 सीरीज के जैसे एयरक्राफ्ट जो चाइना के द्वारा कॉपी करके इस्तेमाल किया जा रहा है, उन एयरक्राफ्टों के खिलाफ भी इंडिया के लिए ये परफेक्ट रहेगा। पर दोस्तों, ये ग्राइफिन एयरक्राफ्ट जो है ये पहली बार इंडिया को ऑफर नहीं किया गया। इससे पहले भी इंडिया के सामने ग्राइफिन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया था, लेकिन उसमें स्वीडन को नाकामी का ही सामना करना पड़ा। पिछली बार जब MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्टों का टेंडर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया था, जो बेसिकली 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर था, जिसके अंतर्गत इंडिया के द्वारा केवल मात्र 36 राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था। तो उस टेंडर में भी ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों का ऑफर स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से किया गया था, लेकिन दोस्तों उस दरमियान ये एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ था, जिस कारण टेक्निकल राउंड में या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों को जब परखा जा रहा था, तब एयरक्राफ्टों के द्वारा सभी क्राइटेरिया को पूरा करना संभव नहीं हो पाया। मतलब टेक्निकल राउंड में ये एयरक्राफ्ट फेल हो गया था। लेकिन अब MRFA टेंडर मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में स्वीडन के साब ग्रुप काफी अधिक आशान्वित है कि इस बार ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट टेंडर के टेक्निकल राउंड को ही खाली क्लियर नहीं करेगा, बल्कि नेगोशिएशन तक आगे आएगा। मतलब एटलीस्ट इन एयरक्राफ्टों के प्राइस को लेके नेगोशिएशन किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों, इस तरीके के आशान्वित होने के पीछे मेन कारण है ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वेरिएंट रेडी होना। पिछले बार जहां पे एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप तक रेडी नहीं था, तो इस बार इसके प्रोडक्शन वेरिएंट भी तैयार है, जो कि तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार हो सकता है। तो इसके अलावा स्वीडन के साब ग्रुप का ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को लेके ये भी आशा है कि अगर ये टेक्निकल राउंड को क्लियर करके प्राइस नेगोशिएशन तक आ जाता है, तो इन एयरक्राफ्टों के सामने उस तरीके का और चुनौती नहीं रहेगा, क्योंकि सिंगल इंजन के होने के कारण ये जो एयरक्राफ्ट है ये टेंडर में अन्य एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी सस्ता भी है। पर खाली टेक्निकल राउंड को ही क्लियर करना इन एयरक्राफ्टों के लिए बड़ा चुनौती नहीं बना हुआ है। इवन दोस्तों, टेक्निकल राउंड में जहां पे इन एयरक्राफ्टों का सामना राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, F-15, सुखोई 35, MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ है, तो वहीं पे इससे भी बड़ा चुनौती असल में इंडिया के एक स्वदेशी एयरक्राफ्टों से है। 16.5 टन के ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के रूप में इंडिया के LCA-AF Mark II मतलब तेजस Mark II एयरक्राफ्टों को देखा जाता है, जो कि 17.5 टन के एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप्ड हो रहा है, और अगले साल इसके प्रोटोटाइप का रोल आउट भी होना है। जिस तरीके से इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से MRFA टेंडर के प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि दोनों एयरक्राफ्टों के ही इंडक्शन एक ही समय इंडियन एयरफोर्स में होगा। ऐसे में दोस्तों, सेम वजन सेम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होने के कारण स्वीडन के ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों के सामने तेजस Mark II एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा चुनौती है। पर तेजस Mark II एयरक्राफ्टों को लेके साब ग्रुप का कहना है कि तेजस Mark II ग्राइफिन के लिए कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकता है, और दोनों एयरक्राफ्टों के जो इंटरऑपरेटिविटी है उसके कारण दोनों एयरक्राफ्ट अगर एक साथ काम करेगा तो ये सक्सेस को और बढ़ाएगा। अब दोस्तों, स्वीडन के साब ग्रुप की तरफ से इस तरीके के जो बयान दिया जा रहा है, ये ऑब्वियसली टेंडर में अपने दावेदारी को मजबूत करने को लेके
के है। पर यहाँ पे मेरा मानना यह है कि स्वीडन के साफ ग्रुप अगर टेक्निकल राउंड को क्लियर भी कर लेता है और प्राइस नेगोशिएशन प्रोसेस तक भी आ जाता है, तब भी ये जो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का चुनौती है, यही स्वीडन के साफ ग्रुप के लिए सबसे बड़ा चुनौती बनेगा। और अगर किसी एक कारण की वजह से इन एयरक्राफ्टों को चुना नहीं जाता है तो उनमें सबसे बड़ा कारण होगा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट। हालांकि दोस्तों इसके अलावा इस टेंडर में शामिल अन्य एयरक्राफ्टों को टेक्निकल राउंड या फिर कहे तो अपने कैपेबिलिटी के साथ हराने के अलावा साफ ग्रुप की तरफ से ऑफर में भी हराने के लिए तैयारी कर लिया गया है और अपने एयरक्राफ्टों के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के सामने एक के बाद एक बेहतरीन ऑफर को भी रखा गया है। दोस्तों ऐसे ऑफरों में स्वीडन की तरफ से ऑलरेडी ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को चुने जाने के बाद इन एयरक्राफ्टों को संपूर्ण रूप से भारत में निर्माण करने का भी ऑफर है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साल पहले स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से जानकारी दिया गया था कि अगर MRFA टेंडर को ग्राइफिन एयरक्राफ्ट जीतता है तो इन एयरक्राफ्टों के संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भारत में निर्माण किया जाएगा और भारत में इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अलावा स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट के बदले AMCA एयरक्राफ्टों में भी मदद करने का बात कहा गया है। मतलब इंडिया जो अपने स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें स्वीडन के साफ ग्रुप मदद करेगा और एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के प्रोसेस को और आसान बनाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें बड़ा सवाल बना हुआ है कि साफ ग्रुप भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में किस तरीके से मदद कर सकेगा, क्योंकि AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत को जिस तरीके के मदद का आवश्यकता है जैसे कि इंजन और अन्य कंपोनेंट, वो शायद साफ ग्रुप के पास ना हो। साफ ग्रुप के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों में भी जो इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली वो इंजन इंपोर्टेड इंजन है। दूसरी तरफ दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर भारत में लोकल प्रोडक्शन किया भी जाता है तब भी इसमें कुछ चुनौतियों का सामना है, जैसे कि एयरक्राफ्टों में कई सारे ऐसे कंपोनेंट है जो साफ ग्रुप की तरफ से नहीं बनाया जाता है बल्कि अमेरिका और यूरोप के देशों से हासिल किया जाता है। और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अगर एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर किया भी जाता है तब भी साफ ग्रुप को सबसे पहले इन देशों से या फिर इन देशों के कंपनियों से अनुमति लेना पड़ेगा। हालांकि ऐसे कई सारे देश है जो स्टैंडर्ड में भी डायरेक्टली अपने एयरक्राफ्टों को लेके आगे बढ़ रहा है और सवाल ये बना हुआ है कि क्या उन देशों के तरफ से अपने एयरक्राफ्टों के साथ छोड़ते हुए स्वीडन के साफ ग्रुप के ग्राइफिन एयरक्राफ्टों को जिताने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हामी भरा जाएगा। तो सब चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि स्वीडन के साफ ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ JS39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट असल में किस तरीके का एयरक्राफ्ट है। बेसिकली दोस्तों ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के बेसिक वेरिएंट को ही मॉडिफाई करके इसके ई वेरिएंट को निर्माण किया गया है। ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के अगर बेसिक वेरिएंट को देखा जाए तो ये 1988 में अपना पहला उड़ान भरा था और 1996 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। स्वीडन की तरफ से ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के अब तक कई सारे वेरिएंटों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें A, B जैसे वेरिएंटों को ऑलरेडी इस्तेमाल करके कई जगहों में रिटायर्ड भी किया जा चुका है। C, D इसके फिलहाल ऑपरेशनल वेरिएंट है जो कई सारे देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके एक NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है और उसके बाद इसके E और F वेरिएंटों का निर्माण किया गया है और E वेरिएंट को इसके सिंगल सीटेड सबसे बेस्ट वेरिएंट के रूप में देखा जाता है, जबकि F वेरिएंट इसके E वेरिएंट के ही ट्विन सीटेड वेरिएंट है। तो स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल स्वीडन के अलावा ब्राजील, चेक रिपब्लिक, हंगरी, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम के एम्पेरियर टेस्ट पायलट स्कूल के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ग्राइफिन एयरक्राफ्टों के अगर EF वेरिएंटों को देखा जाए तो दोस्तों ये सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंटों में है। E वेरिएंट के लंबाई करीबन 15.2 मीटर मतलब 49 फीट 10 इंच है, तो वहीं पे F वेरिएंट का लंबाई करीबन 15.9 मीटर मतलब 52 फीट है। जबकि विंग स्पैन को अगर देखा जाए तो ये करीबन 8.6 मीटर मतलब 28 फीट 3 इंच है, तो वहीं पे इसका हाइट 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट के विंग एरिया करीबन 30 मीटर स्क्वायर मतलब 320 स्क्वायर फीट है, तो वहीं पे इसका एम्प्टी वेट 8000 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 16500 किलोग्राम और फ्यूल कैपेसिटी करीब 3400 किलोग्राम इंटरनली और 3537 किलोग्राम एक्सटर्नली है। एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता करीबन 7200 किलोग्राम है और एयरक्राफ्ट में एक जनरल इलेक्ट्रिक के RM16 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है और दोस्तों ये इंजन असल में F414 इंजनों के ही एक वेरिएंट है। इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 61.83 किलोन्यूटन है, तो वहीं पे मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 98 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर है, जो करीबन मार्क 2 होता है। एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीब 1500 किलोमीटर है, तो वहीं पे इसके फेरी रेंज 4000 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 16000 मीटर या फिर कहते हैं 52000 फीट है, तो वहीं पे जो एयरक्राफ्ट है ये केवल मात्र 500 मीटर के रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और 600 मीटर के रनवे के ऊपर लैंड कर सकता है। एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियार को अगर देखा जाए तो इसका मेन हथियार है एक 27 मिलीमीटर के रिवॉल्वर कैनन, जबकि इसके अलावा इसमें 10 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 3 हार्ड पॉइंट अंडर फ्यूसेलाज, 2 हार्ड पॉइंट विंग टिप, 2 हार्ड पॉइंट अंडर विंग है और एक डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट है जो कि पॉट्स को कैरी करता है। मतलब इसके 9 हार्ड पॉइंट में हथियार लगाया जा सकता है और हथियारों को कैरी करने का क्षमता करीबन 7200 किलोग्राम के आसपास है। तो हथियारों में ये जो एयरक्राफ्ट है ये IRIS-T M9 साइडवाइंडर, A-Darter जैसे मिसाइल के अलावा MBDA के मिटियोर, KEPD-350
RVS-15F जैसे एंटीशिप मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा GUV-12 PVA-2 लेजर गाइडेड बॉम्ब, Mark 82 बॉम्ब, GUV-39 बॉम्ब और ऑल्टरनेटिव स्मॉल डायमीटर ग्लाइड बॉम्ब को ये कैरी कर सकता है। अन्य इक्विपमेंट के रूप में इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम, डिजिटल जॉइंट रेकॉन पोर्ट, राफेल के रिकॉनेसन पोर्ट और लाइटनिंग 3 टारगेटिंग पोर्ट को ये कैरी कर सकता है। ग्राइफिन एयरक्राफ्टों में एवियोनिक्स के रूप में सेलेक्स ES-5 रेवन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्काईवर्ड G IRST मतलब इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टैक्टिकल डेटा लिंक सिस्टम, वाइड एरिया डिस्प्ले, हेलमेट माउंटिंग डिस्प्ले और कई तरीके के एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।